हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो जैसे आपको पता है कि हम एसटेट टीजीटी साइंस का और पीजीटी केमिस्ट्री की जो सीरीज है ना, पीजीटी केमिस्ट्री और एसटेट टीजीटी साइंस, इनकी जो टॉपिक वाइज सीरीज हमने चलाई हुई है, तो वहाँ पे जो टॉपिक मैक्सिमम रिपीट हुआ है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का, हमने वो डिस्कस कर रहे हैं हम साथ के साथ। और केमिस्ट्री को तो हम सिलेबस वाइज एनसीईआरटी से उठा के चल रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपका जो ओवरऑल सिलेबस है वो टीजीटी साइंस का वो कंप्लीट करवा दिया है। जो यूनिट 6 में आती थी, 7 में आती थी, 8 में आती थी, 9 में और 10 में भी हमारे पास 4 यूनिट थी। उनमें से 3 यूनिट हैं, वो मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करवाई है। बस एक ही यूनिट रहती है, ये लास्ट वाली यूनिट रहेगी। इसके बाद जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है ना, टीजीटी साइंस के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा और पीजीटी केम के लिए 9 10th आएगी ना, तो वहाँ पे उसका कवर हो जाएगा। उसके साथ ही मैं जैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको पीवाई, क्योंकि हर वीडियो हर किसी के सामने नहीं पहुंच पाती, तो आपको लगता होगा कि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, तो ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि कई बच्चों तक वो वीडियो नहीं पहुंचती, क्या पता ये वाली पहुंच जाए। तो हर वीडियो में मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर आपको 2017 से लेके 23 तक के पीवाई क्यू चाहिए, वो चाहे टीजीटी साइंस हो चाहे पीजीटी केमिस्ट्री हो, तो उनका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे भी करवाया है। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे मैंने पहले तो 15 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसके बाद मैंने उनको कंबाइन करके एक वीडियो बना दी। तो जो बच्चे प्लेलिस्ट पे नहीं जाते ना, तो उनको लगता है कि 15 क्वेश्चन की वीडियो ही है बस ये, तो उनके उस वीडियो के नीचे ये कमेंट आते हैं कि मैम इसको कंटिन्यू रखो, कि मैम ने तो ये कंप्लीट ही करवा दिए है, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो। अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसकी जो पीडीएफ है वो इंस्टाग्राम से ले सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो इसको स्किप करके आप अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को चला सकते हो। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये वाली जो यूनिट है ना, इनकी मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवाती हूँ, तो जितना मैक्स हो सकता है उतना मैं आपको समझाती हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, ये वाला तो काम करना ही है। अगर आप कर सको ना, तो इसकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं उनको अपने खुद के लेवल पे सोल्व करके देखना है, क्या पता वहां से क्वेश्चन पूछ ले। वैसे तो अगर आपने यूनिट को अच्छे से पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में ऐसा नहीं बचेगा जो चैप्टर एंड क्वेश्चन होते हैं कि आपको ना आए। लेकिन फिर भी एक बार आपने ट्राई करके जरूर देखना है कि क्या पता वहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो लेना। ये लेसन तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, लेकिन आप जो चैप्टर, जो बीच में क्वेश्चन होते हैं जिनको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वो तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करवाती हूँ। बाकी अगर आपने लगता है कि हमें अपनी तैयारी जो 100% रखनी है, तो एक बार एनसीईआरटी के जो चैप्टर एंड क्वेश्चन है ना, उन पे भी अपनी नजर को घुमा लेना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारी लास्ट यूनिट रहेगी केमिस्ट्री की। उसके बाद हम फिजिक्स वाले चैप्टर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो इसलिए ऐसे करवाई है। फिजिक्स वाली मैं आपको नोट्स प्लस पीवाईक्यू से करवाऊंगी, कि जो नोट्स में मैंने बनाया है और साथ में जितने उनके बेस्ड जो पीवाईक्यू आए हैं, तो उसको हम ऐसे पढ़ लेंगे। ये मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी से करवा लिया, क्योंकि मेरा ये मेन सब्जेक्ट है, तो इसलिए मुझे इसके नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ी। मैंने सिंपली बुक से ही पढ़ लिया था ये। तो in the last chapter, we come to know compounds of importance to us. How many compounds of importance to us? तो देखो, हमने पहले वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे पढ़ा था कि बहुत सारे कंपाउंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हर कंपाउंड की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सम इंटरेस्टिंग कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पे हमने अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, अलग अलग कंपाउंड हमने पढ़े थे। कैसे हमें वहाँ पे साल्ट, वहाँ पे मेटल प्लस एसिड से साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यूज हो रही थी, कैसे मिल रही थी, तो वो सब हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक सिंपल एलिमेंट हमारे पास होगा कार्बन, और उसके जितने भी कंपाउंड होंगे ना, उनको पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन के हमने स्पेसिफिकली क्यों ही पढ़ा, हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया यहाँ पे। तो देखो, मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, इसलिए कार्बन पे बेस्ड एक सिंपल चैप्टर यहाँ पे गिवन है। और ये आपका, आप इसको ऑर्गेनिक का बेसिक भी मान सकते हो। एक बार यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आएंगी, अगर ये आपको आ गई ना, तो फिर आपको ऑर्गेनिक में भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। Look at the items that you come in last column of above table filled by you. Your most of them are made up of compound of carbon. यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ मेटल्स लिखो, कुछ मेटल की बनी हुई चीजें लिखो। तो वहाँ पे आप देखोगे ना, जो भी चीजें आप लिखोगे अपने अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो चीजें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, कार्बन की बनी होती हैं।
कैन यू थिंक ए मेथड ऑफ टेस्ट टू दिस, तो इसका टेस्ट करने का कोई क्या मेथड है? व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड, अगर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जलाते हैं तो वहां पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? क्या कोई टेस्ट है इसको कंफर्म करने के लिए? फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स एंड मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर बेस्ड ऑन वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन, कि यहाँ पे अगर आप फूड लिखोगे, क्लोथ लिखोगे, मेडिसिन लिखोगे, उनमें किसी न किसी रूप में, हम ये नहीं बोल रहे कि वो सारा ही कार्बन का बना होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में वहां पे कार्बन है वो प्रेजेंट होगी, ये बोलने की कोशिश है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड, तो जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ना, लिविंग स्ट्रक्चर होती है, उनमें भी कार्बन होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेगर, तो जो अमाउंट है ना उसमें क्या है, अर्थ क्रस्ट में इसके बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी बहुत सारे जो एलिमेंट हो गए, बहुत सारे जो हमारे डेली लाइफ के जो भी सब्सटेंसेस हो गए, वहां पे हमें इनकी परसेंस है वो देखने को मिलती है, ऑल्दो इसकी जो अमाउंट है वो इतनी कम है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कि अर्थ की क्रस्ट में केवल बस 0.02% ही कार्बन होती है, और एटमॉस्फेयर में हमारे पास 0.03% है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है कार्बन। In spite of small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. तो यहाँ पे देखो, यही मैंने बोला ना कि इसकी इतनी स्मॉल अमाउंट होने के बाद भी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, एक अलग से रोल प्ले करती है। इन दिस चैप्टर वी विल नो, तो उसके बारे में हम ऐसे देखेंगे। हमने देख लिया कि इसकी परसेंस इतनी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हर हमारे पास चाहे क्लोथ हो गए, फूड हो गए, मेडिसिन हो गए, बुक्स हो गई, सब में क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है? तो यही सब इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो वहां पे हमने देखा था ना, जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, Na+Cl नेगेटिव, इससे पहले वाले जो हमारा चैप्टर था वो मेटल नॉन मेटल वाला, तो वहां पे हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड है, इनमें हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये वाली सारी चीजें हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। आयंस की वजह से मोल्टन स्टेट में ये आयंस बनाते हैं, इसलिए वे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करते हैं। ये सारी चीजें हम पहले वाले लेसन जो हमारा मेटल और नॉन मेटल वाला है ना, उसमें समझ के आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड की हम बॉन्डिंग है वो देख देख के आ चुके हैं, लेकिन अब हर में आयनिक कंपाउंड बने सारे एलिमेंट में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखेंगे। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, फ्रॉम द डाटा इन द गिवन बिलो। तो यहाँ से आप इसको जो टेबल है 4.1, द बॉइलिंग वी फाउंड दैट दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। तो जो हम चैप्टर 3 में आयनिक कंपाउंड पढ़ के आए हैं ना, तो इनसे जो इनका जब आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो आयनिक कंपाउंड के बजाय क्या होता है, इनका कम होता है। तो दो चीजें हो गई, आयनिक कंपाउंड हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन हमारे पास ये वाले कंपाउंड होंगे ना, इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट बनते हैं। कोवेलेंट कैसे बनेंगे, शेयरिंग से बनेंगे, वही सब आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड हो गए वो क्या हो गए, पुअर कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वहां पे आयंस नहीं बनेंगे, और आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जनरेट होगी। उसके बाद सेकंड क्या है कि जो कार्बन इनका जो कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आयनिक कंपाउंड से कम होता है। उसके बाद है सिंस दिस कंपाउंड आर नॉट लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो, मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, वी कैन कंक्लूड द बॉन्डिंग डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। तो यही चीज यहाँ पे बताई है कि हमने बोल दिया ना ये नॉन कंडक्टर होते, तो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं बनते। इन क्लास 9th वी लर्न द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख के आए हैं ना हम एटम एंड मॉलिक्यूल में कि कैसे हमारे पास हम यहाँ पे एक कंपाउंड जैसे मैंने लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, कैसे बनाते हैं, मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी भी 2, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पे ये Mg2 O2 हो जाता है, और यहाँ पे O2 से कैंसिल होके Mg हो जाता है। तो देखा था ना हमने कैसे हम डिसाइड करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे कि वहां पे कितने बॉन्ड बनेंगे। अब हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, 6 के लिए क्या हो जाएगा 2 4, तो यहाँ पे हमने कार्बन लिखा तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। अब हम यही बोलते थे ना कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतने ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा।
तो क्या है यहाँ पे यही चीज है ना। तो मैंने बोला था देखो, यहाँ पे जब मैंने आपको वैलेंसी का चैप्टर करवाया था तो दो चीजें मैंने आपको समझाई थी कि अगर हमारे पास, जैसे हमने दो एग्जांपल लिया था, एक हमने लिया Na का, एक Cl का। तो Na का एटॉमिक नंबर 11 है तो 281 हमने लिखा है ना। और Cl का 17 है तो 287 हमने लिखा है। अब यहाँ पे हमारे पास, मैंने बोला था कि हमने जो हमारी वैलेंस शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, बस आपने इस चीज पे ध्यान देना। 8 बनाने हैं, अगर वहां पे 2 की अगर फर्स्ट शेल है तो वहां पे 2 बना सकते हो, अदरवाइज तो हमें 8 बनाने हैं, जैसे भी करके हम 8 बना सके। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो यहाँ पे 8 बन जाएंगे लास्ट वाली शेल में, और यहाँ से अब 7 को मैं हटाऊंगी ना तो ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए क्या यहाँ पे हम 8 ऐड करते हैं, ना कि हटाते हैं। तो यहाँ पे 8 ऐसे हो जाता है 288। तो हम वो वहां पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटा के भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के भी उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड है, वहां पे देखेंगे हम कि हटाने से हमारी चॉइसेस ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसी केस में देखें, यहाँ पे वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं यहाँ से 7 को हटाऊंगी ना तो नहीं हटा पाऊंगी, लेकिन एक को मैं इजीली दे सकती हूँ। तो यही चीज है कि अगर आपके पास, या सिंपल ये मानो आप, अगर आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है, तो उस केस में हम वहां से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, और अगर उसके 4 से ज्यादा है तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो इस चीज को याद कर लो, या तो समझ लो, इस चीज को समझ लो कि देखो, अब यहाँ पे 7 हटाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, तो हमारे पास आसानी क्या है कि एक ऐड करें। अब यहाँ पे एक हमने हटाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 ऐड करें और एक एक को हटा दें, तो एक को हटाना ही आसान है ना, तो हम एक को हटा देंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इन दी केस ऑफ कार्बन, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या है कि हमने पता है कि आउटर मोस्ट शेल है ना, वो तो गेन करेगी या तो लूज करेगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखो गेन और लूज करेंगे, हमने बोला था ना गेन और लूज से चीजें चलेंगी। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास पहले हमने सोच लिया कि हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसने गेन किया है तो मीन्स क्या, 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव साइन आता है, तो C4 नेगेटिव के जैसे हो जाएगा। उसके बाद अगर यही चीज हमारे पास है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिए, और फिर हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये हो जाएगा 4+। तो यहाँ पे हमने इसके 4 इलेक्ट्रॉन है वो हटाए को तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो, दोनों ही केसेस में क्या हो जाता है, अगर हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया C4 नेगेटिव। अब C4 नेगेटिव में एक बार प्रोटॉन देखो और इलेक्ट्रॉन देखो। हमने देखा था कि जितना भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसमें इतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएंगे 6, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 4 नेगेटिव दे दिया। 4 नेगेटिव का मतलब क्या, कि 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज 6 है, तो क्या वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाएगा, फिर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि प्रोटॉन तो हमारे पास 6 है और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए, तो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। स्टेबिलिटी कब बनती है हमारे पास, तभी बनती है ना जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो ये C4 नेगेटिव वाला केस है वो नहीं बनता। अब हम सेकंड केस पे चलेंगे, C4+ है। अब यहाँ पे देखो C4+ में क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन हमने हटाने हैं, तो अब ये लगाओ आप, यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का कुछ तो इन पे इफेक्ट होगा ना, इन इलेक्ट्रॉन पे। एक हटा सकते हैं, 2 हटा सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ पे नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड भी तो खींच रहा है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन हटाना भी पॉसिबल नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन देना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, फिर इसमें हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाते जो कार्बन के कंपाउंड है। तो यही चीज यहाँ पे सेम यहाँ पे बताई गई है, ये मैंने आपको समझा दिया। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फोर्म C4 नेगेटिव एनायन, कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन तो कर लेगा C4 नेगेटिव एनायन बनाने के लिए, लेकिन वहां पे डिफिकल्टी क्या आती है कि न्यूक्लियस है वो 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना न्यूक्लियस के बस की बात नहीं रहेगी। अगर न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, तो एटम की स्टेबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ऐसे करके फेल हो गई। उसके बाद इट वुड लूज 4 फॉर्मिंग C4 कैटायन। अगर यहाँ पे ये 4 दे भी दे तो C4+ कैटायन बनेगा,
लेकिन इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस का और इनका क्या होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से होल्ड करेंगे, और इन पे भी तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, तो इनके लिए भी हमें इस जो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए ये कंडीशन भी फेल हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों चीजें गलत हो गई हमारे को, तो ना तो हम लेके कंप्लीट कर पाते, ना यहाँ पे हम देके कंप्लीट कर पाते, तो आयनिक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, यहाँ पे खत्म ही हो जाती है। तो इसके बाद क्या किया, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला गया, कार्बन कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट। तो कार्बन ने इसको कैसे सोल्व किया, शेयरिंग करेगी, कंप्लीट डोनेट करेगी ही नहीं, तो कोई कार्बन के साथ भी शेयरिंग कर सकती है, और जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनके साथ भी शेयरिंग कर सकती है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो अकेले कार्बन ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट है वो भी क्या करेंगे, शेयरिंग करके बना लेंगे। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ एटम एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द लोफर गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखो आपने क्या देखना कि जब भी शेयरिंग होगी ना, तो दोनों जो एटम होंगे वो स्टेबल होने चाहिए, दोनों में ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा। बिफोर गोइंग ऑन कंपाउंड ऑफ कार्बन लुक सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के कंपाउंड पे जाने से पहले हम कुछ कंपाउंड देखेंगे जहाँ पे हमें जो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास वो बनते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन दिस मैनर इज दैट हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जैसे इसकी वैलेंस शेल है ना, हमने देखा था ये, तो KLMN, तो K में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अब हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो देखो हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल, एक इसके पास है और एक इसके पास है, करेगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन इस वाला का ले लेगा और ये वाला इसका ले लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इस वाले हाइड्रोजन के काउंट करेंगे तो 1 2, इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 1 2 2 हो गए। तो शेयरिंग से इसको भी नोबल गैस मिल गई और कॉन्फ़िगरेशन इसको भी मिल गई। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो देख लो आप, सेम चीज बताई गई है कि H है वो क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल बना लेगा। और यहाँ पे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में हुई है तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। आपके यहाँ तक इतना ही आएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वाड्रेट होता है वो नहीं, आपका नहीं आएगा। आप बस इतना याद रखो कि सिंगल के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल, 2 होते हैं तो डबल, 3 होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास हो जाएगा। तो यही चीज H2 का मॉलिक्यूल है वो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर करना होता है। तो यहाँ पे हीलियम है हमारे पास, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हीलियम का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर लेगा। उसके बाद है यहाँ पे ये हमारे पास दिखा दिया हमने, ऐसे होएगा। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन एटम का दिया गया, इसको आप पढ़ लेना, अदरवाइज इसमें ऐसी कोई पढ़ने की चीज नहीं है। आप यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ना। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 8। तो यहाँ पे क्या होता है 2 और 6 होता है। तो 6 इसके वैलेंस में और 6 इसके वैलेंस में, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब दोनों के में 8 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे ये इसके ले लेगा और यहाँ पे ये इसके ले लेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो चुके, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हो चुके, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ये आएगा डबल बॉन्ड। तो यही चीज यहाँ पे सेम बताई गई है। देखो यही चीज बताई गई है कि हमारे पास ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद एग्जाम्पल किसका दिया गया है, नाइट्रोजन का दिया है। नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन है तो वैलेंस में कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरे वाला नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब दोनों में 5 5 है, लेकिन हमें तो 8 चाहिए ना। तो 8 के लिए क्या करेगा, अगर इन्होंने पहले एक बॉन्ड बनाया, पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो फिर देखो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, फिर भी नहीं पॉसिबिलिटी हुई। उसके बाद एक और बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 हुए, तो एक और बनाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी 8 हो गए। तो यहाँ पे शेयरिंग कैसे होगी कि इसने इसके ले लिए 3 और इसने इसके ले लिए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यही चीज हमें यहाँ पे इस वाले डायग्राम में बताई गई है।
आप एक बार पढ़ लेना इसको, आपको सारी चीजें हैं वो समझ आ जाएंगी। एक बार देख लेते हैं, क्या पता कुछ दिया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ तक तो यही है, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देंगे। उसके बाद एमोनिया का मोलिक्यूल है, अगर आपने डिस्कस करना तो क्या हो जाएगा, एमोनिया में 2 लोन पेयर हैं और एक एक एच ऐसे करके आ जाएगी। इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। हाउ ओल एटम NH3 में हमने देख लिया ना कि सारे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर रहे हैं। उसके बाद मीथेन में भी सेम चीज होगी। उसके बाद क्या, मीथेन इज वाइडली यूज एज ए फ्यूल एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन को ही क्या यूज किया जाता है, मेजर कंपोनेंट किसका, CNG का और बायोगैस का। सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्मूला इसका CH4 होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और यहाँ पे बस ये बताया गया कि CH4 कैसे बना सकते हो आप। तो देखो, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कैसे लिखेंगे, 2 4, तो 1 2 3 4। अब H कितनी है, 4H है, ऐसे करके लिखो। और एक H में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो H का नोबल कॉन्फ़िगरेशन कब होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये इससे एक ले लेगा, ये वाला इससे एक ले लेगा, ये वाला इससे एक ले लेगा, ये वाला इससे एक ले लेगा। अब कार्बन है, कार्बन को तो 4 चाहिए, तो ये चारों H से एक एक ऐसे करके ले लेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे करके मिल जाएगा। तो शेयरिंग से सारे ही एलिमेंट है वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर लेते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, और लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखते तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कमजोर होते हैं। कमजोर होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी कम होता है। तो ये देखो CH4 का आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा, ना आयंस बनेंगे, तो इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये वाला आपका मैंने बना के दिखा दिया। उसके बाद एलोट्रोप में कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। बकमिनिस्टर, फुलरेन हम इसको बोलते हैं। डायमंड क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है वो होता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड में देखो आप, एक कार्बन एटम है ना वो 4 कार्बन एटम से जुड़ी होती है, 1 2 3 4। और जो ग्रेफाइट है उसमें एक कार्बन एटम वो आगे 3 कार्बन एटम से ही जुड़ी होती है, जैसे ये रेडियम में तो 1 2 और 3। तो ग्रेफाइट में 3 से जुड़ी होती है और यहाँ पे 1 से जुड़ी होती है। तो ये चीज यहाँ पे बताएगी। एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट है दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, लेकिन एटम्स अलग अलग होते हैं। डायमंड में हर एक कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ी होती है, लेकिन ग्रेफाइट में वो 3 से जुड़ी होती है। और यहाँ पे क्या, 3 डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इनमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो आप ये मत सोचना कि 3 है तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, वैलेंसी कंप्लीट होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज्यादा अलग होती है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उसके बाद भी इनकी फिजिकल डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होती है। डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट है वो स्मूथ है, स्लिपरी है। वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट है, लेकिन जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर नहीं है। ये क्या होता है, कार्बन को जब हम कार्बन को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे, टेम्परेचर पे सब्जेक्ट लगाएंगे, तब हमें क्या मिलता है, डायमंड मिलता है। और दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। लेकिन जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं ना वो छोटे होते हैं, लेकिन अगर नेचुरल डायमंड हमारे पास है तो उसमें से हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा डायमंड है हमारे पास, ये नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। थर्ड क्लास हमारे पास फुलरेन की है, ये क्या C60 की फॉर्म में होते हैं। और इसने एक जो US का एक साइंटिस्ट था ना, आर्किटेक्ट था, बकमिनिस्टर फुलरेन, उसके नाम पे इसको दिया गया, क्या, बकमिनिस्टर फुलरेन। तो कहाँ का, US का था। तो यहाँ पे ध्यान रखने की यही चीजें हैं कि डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा, ये स्मूथ और स्लिपरी है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होगा। डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन से जुड़ी होती है, डायमंड ग्रेफाइट में 3 एटम से जुड़ी होती है। बस यही, ये गुड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें किसका वो बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन और डाइऑक्साइड का। तो कार्बन है, कार्बन में 4 होते हैं ना, तो 1 2 3 4। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इस ऑक्सीजन को चाहिए 2, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये इस वाले कार्बन से ले लेगा। इस वाली ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो ये भी इससे ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है 8 2 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब कार्बन है, इसके पास 4 है,
क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, तो इसको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वाली जो कार्बन है ना, ये क्या करेगी, 2 तो यहाँ से ले लेगी, ये 2 तो यहाँ से इसने ले लिए, और 2 इसमें, इसको इरेज करके कंप्लीट एक में ही दिखा दो। इस कार्बन ने क्या किया, 2 यहाँ से ले लिए और 2 यहाँ से ले लिए, और इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ से लिए थे। तो यहाँ पे देखो, अब इसके पास देखो, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। ऐसे कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद क्या है, सल्फर का हमें बनाना है, तो सल्फर का भी बना के दिखा देंगे। सल्फर है कितना, एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ऐसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सारे जो सल्फर है ना, इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बाकी क्या होता है, यहाँ पे देखो, इस सल्फर के पास 6 है, तो एक यहाँ से ये इस वाली से ले लेगा और एक इस वाली से ले लेगा। ऐसे ये वाला जो सल्फर है वो भी, सारे सल्फर ऐसे ही करेंगे। इस वाले, हाँ, ये वाला सल्फर क्या करेगा, एक इससे ले लेगा और एक इस आगे वाली से ले लेगा। अब ये वाला सल्फर क्या करेगा, एक इससे ले लिया और एक इस आगे वाले से ले लिया। ये वाला सल्फर क्या करेगा, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया। अब ये वाला सल्फर सेम ऐसे ही यहाँ से ले लिया और यहाँ से ले लिया, सेम प्रोसेस चलेगा, एक यहाँ से लिया एक यहाँ से। और एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है हमारे पास, ये एक यहाँ से ले लिया एक यहाँ से। अब सेम ये वाला सल्फर एक यहाँ से ले लेगा और एक यहाँ से। तो ऐसे करके हमारे पास एसिड की स्ट्रक्चर है वो बनती है। तो यहीं पे यही समझाया गया, यही पूछा गया था। उसके बाद क्या है कि वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है इसका कार्बन का, हमने देख लिया कि शेयरिंग से यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं और बहुत सारी चीजों में कार्बन आता है। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज ऐसा क्यों होता है, देखो इसकी कार्बन है ना, इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है। अब इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे पास पहली जो इसकी पहली क्या है कि इसकी वैलेंसी 4 है। आपको और किसी एलिमेंट की वैलेंसी है ना 4 का मतलब क्या हो गया कि 4 इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी का मतलब क्या होगा कि 4 और एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा फेमस है कि 4 एटम्स और के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 कार्बन के साथ भी बना सकता है, या 4 अदर हाइड्रोजन ले सकता है, क्लोरीन ले सकता है, ब्रोमीन, जो भी एटम है उनके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी होती है 4 होती है, सबसे पहला होता है यहाँ पे ये। उसके बाद क्या, अब कोवैलेंसी 4 होने की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे कैटिनेशन होता है। कैटिनेशन कैसे, इसकी ये है, यहाँ से मैंने कार्बन जोड़ी तो आगे वाली कार्बन भी तो 4 से जुड़ेगी, और यहाँ से कार्बन जोड़ी तो फिर आगे वाली 4 से जुड़ेगी, यहाँ पे कार्बन जोड़ी तो आगे वाली 4 से। तो कैटिनेशन क्या है, एक लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हमारे पास ये कार्बन है, इसके कंपाउंड बहुत ज्यादा नोन होते हैं। तो हमने देख लिया कि कार्बन के कंपाउंड देखा है, जो हुज फॉर्मूले आर नोन टू केमिस्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड नोन है कार्बन के। अब ये कंपाउंड है वो क्यों है ऐसी, जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो क्यों नहीं होती, इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, 2 फैक्टर होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या कि टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मोलिक्यूल। तो अलग अलग कोई मोलिक्यूल है वो वहां पे बन सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन हो सकती है। देखो ऐसे भी बना सकते हैं हम इसको, हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो सिंपल चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है बाकी बजाय एलिमेंट की बजाय यहाँ पे ये ज्यादा नॉन कंपाउंड होते हैं। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हम अपने जो कंपाउंड होते हैं ना उनको बोलते हैं सैचुरेटेड। ध्यान रखना आपने कि जब भी हमारे पास जो कार्बन बॉन्ड है एटम्स के बीच में, कार्बन एटम्स के बीच में, वो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। और अगर वहां पे कंपाउंड हैं, जो कार्बन के कंपाउंड हम बनाएंगे ना, वहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उनके एटम्स के बीच में, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल है
और ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड हम उसको बोलेंगे। नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है ना, ये लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी बस कार्बन की होती है और एटम्स की नहीं होती। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम। अगर यहाँ पे देखो कार्बन के नीचे क्या आता है, कहे सियाजी सुनो प्रभु, यही होता है ना। तो सिलिकॉन आता है, तो कार्बन के अलावा बस सिलिकॉन भी किसके साथ दिखा सकता है, 7-8 चेन एटम्स की दिखा सकता है, किसके साथ, ओनली हाइड्रोजन के साथ वो दिखा सकता है। लेकिन अगर इसने सिलिकॉन ने दिखा भी दिया ना तो ये वाले कंपाउंड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, इसलिए बस कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक कैटानेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको दिखाता है, बाकी में नहीं होता। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है तो वो भी कुछ दिखा देता है, लेकिन वो भी हाइड्रोजन के साथ 7-8 आइटम्स के ही दिखाएगा, और वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये तो हमारी कैटानेशन की प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड है कि इसकी जो वैलेंसी है ना वो 4 है। ये क्या, 4 कार्बन एटम भी हो सकते हैं, जो दूसरे मोनोवैलेंट एटम है वो भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास देखो, ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, क्लोरीन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, सल्फर के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी 4 है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन किसके लिए, मतलब इसके जो कंपाउंड है वो मोस्ट नोन होते हैं, तो पहली कोवैलेंसी हो गई, उसके बाद कैटेनेशन हो गई। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। अगर यहाँ पे कार्बन के साथ हम ये कंपाउंड बनाएंगे ना तो इसकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनल होती है वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज इट्स स्मॉल साइज, कार्बन का साइज होता है, इसीलिए सिलिकॉन का कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इसका और बड़ा हो जाता है, इसका और बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या होता है कि कार्बन का साइज स्मॉल होता है। अब देखो, एक तो हमारे पास ऐसा साइज है और एक हमारे पास ऐसा साइज है, तो न्यूक्लियस तो इन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपने पास होल्ड करके रख पाएगा ना, इनकी बजाय, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए जो बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे ना, जिनके एटम बड़े होंगे, उनका वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, स्मॉल साइज वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टेट्रा वैलेंसी 4 होती है और कैटेनेशन होती है, इसीलिए इसके जो कंपाउंड है वो नॉन होते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का इन्होंने अलग से दे दिया। सैचुरेटेड मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कि जो कार्बन के बीच में क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ जाएंगे। तो सैचुरेटेड में हमारे पास हो गया, ये हो गया मीथेन हो गया, ये वाली चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। हाँ, यहाँ पे हमें वैलेंसी किससे कंप्लीट करनी होती है, हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी होती है। जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरे कंपाउंड लें जिनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या होते हैं, हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो एक बार एक चीज बतानी थी, देखते हैं टेबल दी गई है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, एक टेबल मैं आपको करवाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे, जो आपने याद रखनी है। बहुत सारी जो आगे की नेमिंग आएगी ना उसमें भी उसका आपको यूज होगा। ये तो बस आपको स्ट्रक्चर बना के दिए गए हैं, चेन, ब्रांच और रिंग कैसे बनेगी। तो यहाँ पे देखो, एक टेबल हम देख लेते हैं एक बार। अगर आपको लगता है ना कि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप इसको 2x स्पीड में देख लिया करो। मैं पहले ही बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट में जो तो जरूरी है ना वो तो करवाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता तो हम उसको बोलते हैं एल्केन, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता तो हम उसके बोलते हैं एल्कीन, और थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम उसके बोलते हैं आइन। फर्क कहाँ होता है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे इन होता है, यहाँ पे आइन होता है। एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, इन किसके लिए, डबल के लिए, और आइन किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक फॉर्मूला आपको बताऊंगी, उसके बाद आप सारे कर लोगे। तो एल्केन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो Cn क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास कितनी होंगी। और यहाँ पे एल्कीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। तो इस वाले फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ये वाले फॉर्मूले होते हैं हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कि नंबर ऑफ कार्बन मैटर करेगी, कैसे होता है। अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो वहां पे हम उसके लिए एक इधर करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन 1 है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिथ। और यहाँ पे अगर 2 है तो हम यूज करेंगे इथ। 3 है तो क्या यूज करेंगे, प्रोप।
4 4 है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स। ठीक है, ये वाली चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेफिक्स के जैसे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। अब एक ही कार्बन होगी यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड का तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो दो कार्बन के बीच में ही आएगा, दो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेन। यहाँ पे हो जाएगा इथीन, और यहाँ पे हो जाएगा इथाइन। और यहाँ पे 3 कार्बन अगर हमारे पास हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपीन, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। उसके बाद यहाँ पे पेंट है तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए ना, वही मैं बना के दिखाऊंगी आपको। हेक्जीन, हेक्जीन, हेक्साइन। तो ये वाली सारी चीजें मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, देखो मैंने बोला ना ये फॉर्मूले याद रखो बस, आप बनाते हैं इनके फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैंने ले लिया, इसको इधर करो, मैंने ले लिया क्या, मीथेन। तो मीथेन के लिए मैंने फॉर्मूला लिया आपका, कार्बन कितनी है, 1 है, तो मैंने फॉर्मूला बोला क्या है, CnH2n+2। तो कार्बन 1 है तो n की वैल्यू 1, H2 इंटू में 1+2। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, CH4। तो हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, CH4। अब पूरे नहीं दिखाऊंगी मैं ये आपको निकाल के, पूरे आपने अपने आप देखने हैं। ये 2-4 दिखा देती हूँ मैं बस, नहीं तो फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ब्यूटेन ले लिया हमने, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H इंटू में 4+2। तो C4, 4 2 जा 8 और 2 10, H10। तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन का क्या, C4H10। ऐसे आपने करना, जैसे मैंने इथाइन लिया, इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथ मीन्स क्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। तो मैंने इनके आइन के लिए मैंने बोला CnH2n-2। तो इथ मीन्स क्या, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। तो H2 2 जा 4-2, तो ये हो जाएगा C2H2। अगर आप देखोगे ना कैसे बनेगा ये, C ट्रिपल बॉन्ड HH। आपने क्या करना है, पहले ये देखो, एन है तो सारे बॉन्ड सिंगल आएंगे, इन है तो एक बॉन्ड हमारे पास डबल रहेगा, आइन है तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद हमने देख लिया था पहले कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी बनाने के लिए वहां पे आपने H लगा देना है, जब तक कोई और चीज मेंशन ना हो। तो ऐसे आपने इसको करना है। बाकी आप सारे एक बार अपने हाथ से ट्राई करके देखोगे ना तो हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको ये समझा दिया है फॉर्मूले। उसके बाद क्या है यहाँ पे, देखो ये इथीन बोला गया है, ये किसके लिए है, इथेन के लिए है। तो इथेन क्या होता है, CnH2n+2। तो 2 है तो यहाँ पे C2 और H कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 6। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 H है, और कार्बन कितनी है, 2 है। तो इसको ऐसे करना आपने। अब यहाँ पे देखो इथीन दिया गया है, इथीन के लिए फॉर्मूला दिया गया C2H4। अगर इथीन का हम अपना फॉर्मूला देखें तो वो क्या था, CnH2n, यही था ना। तो यहाँ पे कार्बन इथ के लिए 2 है तो H क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो C2H4। तो ऐसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे C2H4 ही है, तो ऐसे आप इनको निकाल सकते हो। निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाला वही बना के दिखाया है कि पहले आपने ये करना है कि सिंपल, अगर वहां पे इन मिले तो डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी उसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, इतना ध्यान रखना। तो 1 2 3 और एक ऐसे लगा दो 4। तो ऐसे आपने इनको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे यही चीज बताई गई है, देखो मीथेन के लिए, इथेन के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तो यही चीज बना के सिखाई दी गई है। कैसे बनाओगे, दो बना के दिखाती हूँ आपको। पेंटेन, इसका फॉर्मूला यहाँ से देखोगे तो ठीक है। अगर देखो पेंटेन का मैंने अपने अकॉर्डिंग का बताया था, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, यहाँ पे 5 होंगी। तो हमारा फॉर्मूला था CnH2n+2, यही था ना। तो n के प्लेस पे 5 है तो H2 इंटू में 5+2। तो क्या हो जाएगा, C5, H5 2 जा 10 और +2 12, तो C5H12। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपने क्या करना, 5 कार्बन है ना, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो पहले 5 कार्बन ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5, और उसके बाद जितनी भी H आपके पास है सबको लगा दो।
वैलेंसी, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं तो जितनी एच लगी लगा दो। यहाँ पे एक कार्बन एक ही के साथ कनेक्ट था तो 3 एच हमने लगाए। यहाँ पे 1 2 3 4 इसके भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 इसके भी। तो ऐसे आपने 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करनी है। तो ऐसे आप सारे ये बना सकते हो। तो यही चीज बताई गई है कि कितने कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो सेम चीजें हम ऐसे ब्रांच में भी बना सकते हैं ना, सेम चीजें ऐसे हम इसमें भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास ब्रांच ये दिया गया हो कि हमें साइक्लोहेक्सेन बनाना, देखो साइक्लो मीन्स क्या कि साइक्लिक कार होगी, हेक्स मीन्स क्या नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे 6 होंगे, ए मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन है और हर कार्बन की हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। तो ये कार्बन 2 के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे हमने 2 एच और लगा दिए। ये कार्बन भी 2 के साथ जुड़ा है तो 2 एच लगाए। ऐसे सब में यहाँ पे 2 एच लगाए हुए हैं। सिंपल ये चीज बताई गई है। उसके बाद क्या है कि बेंजीन है। बेंजीन में क्या है, साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हो आप इसको। हेक्सीन हमारे पास होएगी तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, बेंजीन क्या होता है, सारे बॉन्ड क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, एक एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होने की वजह से हम इसको इन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो अब ये वाली जो कार्बन है ना, बॉन्ड काउंट किया करो, 1 2 3, एक एच बाकी है तो 4 हो गए, 1 2 3, एक एच बाकी है 4 हो गए। तो ऐसे आपने इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन इसीलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड को, जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम एल्काइन बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। तो ये वाली चीज मैंने बता दी कि डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन बोलेंगे। तो ये सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। विल यू बी माई फ्रेंड, तो कार्बन है ना एक फ्रेंडली एलिमेंट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड देखे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक होता है प्रेफिक्स, एक होता है सुफिक्स। तो इनको आपने याद रखना है, प्रेफिक्स और सुफिक्स। प्रेफिक्स होता है हमारे पास जो आगे, नाम के आगे लगता है उसको हम बोलते हैं प्रेफिक्स, और जो नाम के पीछे लगता है वो हमारे पास हो जाएगा सुफिक्स। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, सुफिक्स क्या, जो पीछे जुड़ेगा, और प्रेफिक्स क्या, जो आगे जुड़ेगा। उल्टा तो नहीं बोल दिया, नहीं, हाँ प्रेफिक्स क्या जो आगे जुड़ेगा, और सुफिक्स क्या वो जो पीछे जुड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मैंने अपना नाम लिखा मिस विवेकता मान, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पीछे ये मान पीछे मेरा नाम है ये, और पीछे ये जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सुफिक्स, और ये आगे जुड़ा है मिस तो ये क्या हो जाएगा, प्रेफिक्स। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको दिए गए हैं, इनको आपने याद करना। देखो इनको ये मत बोलना समझा दो, इसको समझाने की कोई वो नहीं है। अगर हमारे पास देखो हम सिंपल मीथेन लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम इस H को किसी भी एक अलग ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देना तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग कार्बन की वैलेंसी तो हमें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमने वहां पे अलग अलग एटम्स के साथ उसको चेंज किया तो वहां पे हमें अलग अलग कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिख के बताई है। इन ए हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट, कि एक से ज्यादा जो एलिमेंट है वो रिप्लेस किए जा सकते हैं। वैलेंसी कार्बन की वो सेटिस्फाई रहनी चाहिए। हाइड्रो एटम के साथ हम बोल सकते हैं हेलोजन हो गए ना हमारे पास जो, तो हेलोजन के केस में हमारे पास क्या लगता है, प्रेफिक्स लगता है। बाकी इनके केस में क्या लगेगा, सुफिक्स लगेगा। उसके बाद क्या है, द हेटेरोएटम ग्रुप कंटेनिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस द लेंथ एंड नेचर ऑफ चेन। तो लेंथ और नेचर को डिफाइन इफेक्ट करे बिना ही, अगर हमने देखो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लगाया तो उसकी प्रॉपर्टी और होगी, कीटोन लगाया तो उसकी प्रॉपर्टी और होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। कार्बन चेन थ्रो वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करके ये वाला जो ग्रुप है वो लगा देंगे। तो ऐसे हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है, सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपको अल्कोहल के लिए, अल्कोहल जो सुफिक्स है ना उनको याद रखो। देखो हेलोजन है ना, हेलोजन के केस में क्या होता है, हमेशा ही क्या लगेगा, प्रेफिक्स लगेगा। प्रेफिक्स मीन्स क्या कि अगर वहां पे क्लोरीन है तो वहां पे क्लोरो लग जाएगा आगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लग जाएगा आगे, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लग जाएगा। ये किसके केस में होगा, हेलोजन के केस में। बाकी यहाँ पे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इनके आपने ग्रुप भी याद रखने हैं और इनके सुफिक्स भी याद रखने। ये है एसिड, तो इनके फॉर्मूले याद रखने हैं और सुफिक्स याद रखने। तो इसके केस में क्या आपको मिलेगा, ओल मिलेगा।
ये वाला ओल है वो मिलेगा। जैसे मैंने लिख दिया मिथे, एक कार्बन हमने रिप्लेस की है, एक कार्बन वाला हमने लिया, तो ये क्या हो जाएगा मिथेनॉल। और यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में क्या लगेगा, पीछे लगाया है ना, तो इसलिए सुफिक्स हो गया मिथेनल। उसके बाद कीटोन है तो इसके लिए क्या लगता है ओन, तो यही चीज क्या हो जाएगी मिथेनोन। और अगर यहाँ पे यही चीज है कार्बोक्सिलिक एसिड के है तो यहाँ पे क्या लगेगा ओइक लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा मिथेनोइक। तो कैसे हो गया हमारे पास, मिथ हमने क्या लिया है एक कार्बन एटम ली है इसलिए। और एल्कोहल का सुफिक्स होता है ओल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक, तो ऐसे हमने ये पीछे लगाने हैं। अगर यहीं पे हमारे पास ब्रोमीन लग जाता तो ब्रोमीन होता तो वो आगे क्या लिखते हैं हम इसका ब्रोमो मिथेन, ये वाली चीज आगे लगती है बस, जो हेलोजेंस होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये वाले सारी चीज आप देख लेना। अल्कोहल के केस में हमारे पास क्या होगा, कार्बन के साथ एक OH ग्रुप देखने को मिलेगा। और एल्डिहाइड के केस में ये तो मैंने सुफिक्स बताए आपको, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड है तो हम ये वाला ग्रुप लगा देंगे पहले, उसके बाद कार्बन देखेंगे। कीटोन है तो हम ये वाला ग्रुप लगा देंगे कि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए। उसके बाद एसिड है तो हम ये वाला ग्रुप वहां पे लगा देंगे। तो इन चीजों, ये वाली चीज याद रखनी है आपने, और जो मैंने बताई है वो वाली चीज आपने याद रखनी है। तो इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आ गया होमोलोगियस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, हम किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को लेके चलेंगे, वहां पे बस एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं हमारे पास होमोलोगस सीरीज। वहां पे देखो जैसे मैंने लिखा मिथेन इथेन, यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा इथेन, इसका यहाँ उसके बाद लिखा मिथेन, उसके बाद लिखा प्रोपेन। तो इनके फॉर्मूले लिखेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला था CnH2n+2। ये देखो मुझे आते हैं, ये तो बस मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए बार बार फॉर्मूला याद यूज कर रही हूँ। तो इथेन के केस में नंबर ऑफ कार्बन कितनी होती है, 2 होती है। तो पहले मिथ लिखो, पहले लिखो मिथेन, उसके बाद इथेन। तो मिथेन में 1 कार्बन होती है, तो 1 1 हम प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH4। अब इथेन में 2 कार्बन होती हैं तो यहाँ पे हो जाएगा C2H6। और प्रोपेन में 3 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 8 H8। तो इस यहाँ से यहाँ तक आए तो हम कितना डिफरेंस है CH2 का। अब यहाँ से हम यहाँ तक आए तो कितना डिफरेंस है CH2 का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं होमोलोजियस सीरीज। कि हमने क्या लिया है, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स लिए हैं, उनमें हमारे पास अगर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना, CH2 का डिफरेंस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे सेम बताई गई है। किसी का भी केस ले लो ना, ये तो मैंने सिंपल हमें आपको एल्केन का केस लेके दिखाया। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे मिथेनॉल ले लिया मैंने, अल्कोहल का ले लेंगे हम तो। उसके बाद हमने ले लिया इथेनॉल, नेम के हिसाब से चलेंगे, पजलिंग नहीं होगी। इथेनॉल ले लिया, उसके बाद प्रोपेनॉल ले लिया। तो देखो हमने क्या बोला था कि ओल के लिए क्या ग्रुप होता है हमारे पास, अल्कोहल होएगी, मींस क्या OH ग्रुप लगेगा। और वैसे तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता, लेकिन एक एच रिप्लेस होकर यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, एक वैसे तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6 होता, लेकिन ये H5 होके एक OH ग्रुप आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये वाला है C3H8 होता, लेकिन C3H7 होके एक OH हो जाएगा। बनाना मैं सिखाऊंगी, फिलहाल के लिए मैं आपको होमोलोजियस सीरीज समझा रही हूँ। तो यहाँ पे इससे यहाँ तक आए तो CH2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक आए तो भी CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसे करके ये भी होमोलोजियस सीरीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम एल्केन ही लें। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो ये दिए गए एग्जाम्पल C2H5OH ये वाले, कि अगर हमारे पास क्या है कि एल्कोहल ग्रुप ले लें, एसिडिक ग्रुप ले लें, कीटोनिक ग्रुप ले लें, लेकिन उनमें डिफरेंस कितना हो, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं। ये वाली चीज हमने बता दी आपको, यहाँ पे ऐसे भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ से ये रही इसकी डेफिनेशन, सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विद द सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम है ना, पहले यहाँ पे सारे एल्केन लिए हैं, वहां पे सारे एल्कोहल लिए हैं, उनमें क्या हो एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, तो वहां पे उसको हम बोलेंगे होमोलोजियस सीरीज। तो अगर एल्केन के लिए आपको यहाँ पे एल्कीन के लिए फॉर्मूला दिया गया CnH2n, तो ये वाला तो मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एन होमोलोजियस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो वो भी है चेंज हो जाएंगी। जैसे कैसे, दिस इज बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो अगर हम इथेन का मोलिकुलर मास देखेंगे तो वो मीथेन की बजाय ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन ज्यादा है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। सोल्युबिलिटी है वो उनमें कोई चेंज नहीं होगा, सोल्युबिलिटी हो गई, तो उनमें कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें मोलिकुलर मास बढ़ने की वजह से उसमें चेंज हो जाएगा। बस यही बताइए, होमोलॉजी सीरीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये तो मैं फॉर्मूले बता के आ चुकी हूँ आपको।
अब यहाँ पे देखो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम। नोमेनक्लेचर होता है, एक हमारे पास क्या है प्रेफिक्स है, और एक क्या है जो बिफोर होएगा, जो पहले आता है। सुफिक्स क्या है फेरेज आफ्टर, जैसे मैंने अपना नाम लिया था ना विवेकता, तो ये हमारे पास फेरेज हो गया, इसके आगे क्या लगा मिस, तो ये क्या हो गया प्रेफिक्स, और यहाँ पे पीछे क्या लगा मान, तो ये क्या हो गया सुफिक्स। तो ऐसे आपने इनको करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपका जो सबसे काम क्या होगा कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो देखो कितने हैं। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है वहां पे, तो उसको देखो कि उसको प्रेफिक्स लगाना पड़ेगा या सुफिक्स लगाना पड़ेगा। देख लिया हमने, प्रेफिक्स हेलोजन के केस में लगेगा, बाकी किस में सब में क्या लगेगा सुफिक्स लगेगा। इफ द नेम ऑफ गिवन सुफिक्स द सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद ए या यू, देन नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड फाइनल ई। देखो कैसे बता रहा है, जैसे हमने क्या लिखा कि कीटोनिक ग्रुप है हमारे पास, जैसे वहां पे कार्बन अगर 2 हो गई तो वहां पे हो गया इथेन। और कीटोनी के लिए क्या लगता है हमारे पास ओन सुफिक्स लगता है, हमने देखा था ओन। तो यहाँ पे अगर 2 वावल आते हैं ना, तो हम इस पहले वावल को काट देंगे और ये क्या हो जाएगा इथेनॉन। तो ये वाली चीज बताई गई है। इसमें प्रोपेन के केस में बताई है कि प्रोपेन होता तो यहाँ पे ई आता, तो इस ई को काट के सिंपल प्रोपेनॉन लगा दिया, कि अगर 2 वावल साथ आएंगे ना तो पहले वाले वावल को हम काट देंगे वहां से, यही चीज यहाँ पे बताई है। अगर वहां पे अनसैचुरेटेड है तो वहां पे फाइनल नेम में एन नहीं आएगा, सैचुरेटेड है तो एन आएगा, अनसैचुरेटेड है ना तो वो एन नहीं आएगा, वो क्या आएगा इन आएगा या तो आइन आएगा। डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कार्बन चेन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद उसका सुफिक्स देखो प्रेफिक्स देखो क्या लगेगा। उसके बाद क्या है अगर वहां पे हमारे पास वावल्स आते हैं ना साथ में, तो पहले वाले वावल को काट देंगे। फोर्थ है हमारे पास, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये वाली इसकी नेमिंग रहेगी। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता के आ चुकी हूँ ना। तो अगर इसके केस में क्या लगेंगे प्रेफिक्स लगेंगे, क्लोरो ब्रोमो, अल्कोहल के केस में ओल लगेगा, एल्डिहाइड के केस में अल लगेगा, वहां पे मैंने साफ थर में इसलिए समझाया था। कीटोन के केस में ओन लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ओइक एसिड लगेगा, इन अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, इसमें आइन लगेगा। तो ये पे यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे बना के दिखाई हुई है। 2-4 आपको बना के दिखा देती हूँ, 2 बना के दिखाऊंगी बस, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अपने अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। एक तो हमने ये लिख लिया प्रोपेनोल, प्रोपेनल, अल और ओल में पजल नहीं होना है। उसके बाद लिख लो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बनाते देखो। पहले हम क्या लिखें देखेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, अल है, अल मींस ये वाला ग्रुप तो यहाँ पे होएगा। उसके बाद प्रोप क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, मिथ इथ प्रोप 3 होंगे, तो 1 हो चुकी, 2 और 3। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इन वाला वर्ड नहीं है, तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। सबसे लास्ट स्टेप है वैलेंसी कंप्लीशन का, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो इस वाली कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बनाए हुए, लेकिन इन्होंने तो नहीं बनाए हुए, तो इनके साथ इनकी वैलेंसी कंप्लीट करो। तो ये किसका है हमारे पास प्रोपेनल का, तो दिखा देती हूँ मैं आपको, कहीं लगे मैंने ऐसे बनाया। तो देखो ये वाला है ना, इस वाले को और इस वाले को मैच करके देखो सेम है, या ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ या यहाँ पे लगाओ, इसका कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं आपको लगे कि ये क्या लगा दिया। उसके बाद है प्रोपेनोइक एसिड, फिर वही बात है ओइक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, है ना। और प्रोप मींस नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी 3, तो 1 2 3। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तो ये वाला हो जाएगा ऐसे। जैसे यहाँ पे प्रोपीन है, प्रोपीन मींस क्या होगा डबल बॉन्ड, जब तक डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन नहीं हो तो फर्स्ट पे लगाओ, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो ऐसे करके। तो ऐसे आपने इनको करना है। तो ये वाली चीज ऐसे बना के दिखाई है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंटेन के लिए हमें आइसोमर बतानी है, तो पेंट में क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी 5 होएंगी। अब यहाँ पे 5 का 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक होता है आइसो, जब हमारे पास ये वाला ग्रुप हो, उसके बाद इस ये देखो आइसो, हाँ तो ये वाला हमारे पास ग्रुप हो ना, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं आइसो। जैसे ये वाला ग्रुप है, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 हो गई ना, तो इसे कार्बन को रेज करो। एक तो ये वाला आइसोमर हो गया, एक हमारे पास हो जाएगा न्यू वाला, कि यहाँ पे भी CH3 ग्रुप हो जाए और ये वाली कार्बन है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे करके 2 हम बना सकते हैं। उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी होंगी कार्बन की, एक तो हो गई कैटेनेशन, और एक हमारे पास हो गई कोवेलेंसी। अब साइक्लोपेंटेन है, देखो पेंट मीन्स क्या 5 कार्बन होंगे, साइक्लो मीन्स वहां पे कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी होगी। तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये बन गया। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 4 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 2 H लगा दो, तो ऐसे करके हमारा हो गया साइक्लोपेंटेन। तो यही चीज पूछी गई है। उसके बाद क्या है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH लगेगा,
मिथ ईथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एक कार्बन यहाँ पे लग जाएगी, तो ये बन गया हमारे पास इथेनोइक एसिड का। ब्रोमो पेंटेन, पेंट मीन्स क्या, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है 5 है, और उसके बाद ब्रोमो किसके लिए लगा होगा, ब्रोमीन के लिए लगा होगा। उसके बाद इनकी वैलेंसी कंप्लीशन है वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो एक कार्बन के आपने 4 बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन लगाओ और उसकी वैलेंसी है वो कंप्लीट करो। तो ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद है ब्यूटेनोन, तो उसके बाद है ब्यूटेनोन, ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 4 होएगा, और ओन के लिए ये वाला ग्रुप है वो होएगा। तो 1 2 कार्बन पहले हो चुकी, 3 और 4, उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये हो गया ब्यूटेनोन। हेक्सेनल, एल्डिहाइड है तो ये एल है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। हेक्स मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगी, एक पहले आ चुकी और 5 और लगा दो, और उसके बाद इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। उसके बाद क्या है, नेम करना, नेमिंग देनी है इन कंपाउंड की। तो देखो 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होएगा, मिथ ईथ होएगा, और एक क्या है बीआर, बीआर में प्रेफिक्स के जैसे यूज होता, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। अभी यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, और ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एक ग्रुप के लिए क्या होता है अल, और ये वाला ग्रुप है तो मिथेनल। एक कार्बन के लिए मिथेन होता है ना, तो मिथेनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ग्रुप कौन सा है, आइन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन हमारे पास। ऐसे करके आपने इनको लिखना था। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आती है इसकी कंबशन वाली प्रॉपर्टी। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि कंबशन जब भी होगा ना, वहाँ पे हमें CO2H2O मिलेगी, साथ में हीट मिलेगी, इतना ध्यान रखना है। कंबशन में हमेशा ही हमें CO2H2O मिलेगी और साथ में हीट मिलेगी। सिंपल कार्बन का कंबशन करेंगे तो वहाँ पे बस CO2 मिलेगी, क्योंकि H2O की फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बचती, अदरवाइज CO2H2O दोनों मिलेंगी। कि ऑक्सीजन में वो CO2 दिएगा और साथ में हीट और लाइट तो देगा ही देगा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि ऑक्सीजन हम देंगे तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन क्या कि सिंगल बॉन्ड है बस, वो क्या देंगे, एक क्लीन फ्लेम देंगे। लेकिन यही चीज अगर हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ट्राई की ना, तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारा ब्लैक स्मोक मिलेगा और एक येलो फ्लेम मिलेगी। तो इस चीज को आपने याद रखना है। सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, अगर हमारे पास हमारी जो हाइड्रोकार्बन है वो है, तो वहां पे एक क्लीन फ्लेम मिलेगी। अगर हम हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिला है, तो वहां पे येलो फ्लेम मिलेगी ब्लैक स्मॉल के साथ। इसमें क्या होगा, दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो यहाँ पे 4.3 की एक्टिविटी है, यही बताई गई है कि आपने क्या करना, कार्बन कंपाउंड लेना है और उसको बर्न करना। तो वहां पे आपको एक सूटी फ्लेम दिखेगी। लिमिटिंग द सप्लाई इन एयर इन कंप्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिवन ए सूटी फ्लेम। अगर हमने है ना लिमिटिंग सप्लाई दी है, लिमिटिंग सप्लाई का मतलब क्या है कि वहां पे देखो, मैंने बोल दिया कि हमारे पास कार्बन का जैसे CH4 मीथेन का कमीशन करना है, इसको चाहिए 100 ग्राम ऑक्सीजन, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अगर हमने यहाँ पे लिमिटेड ही दी है तो 80 ग्राम ही हमने ऑक्सीजन दी, तो यहाँ पे जो कार्बन का कुछ अमाउंट तो बचेगा ना, तो फिर वहां से सूटी फ्लेम है वो सैचुरेटेड कार्बन के फॉर्म में भी मिल सकती है, अदरवाइज तो सैचुरेटेड में क्लीन फ्लेम मिलेगी। लेकिन अगर हमने लिमिटिंग कंबशन करवाया है, लिमिटिंग सप्लाई दी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वजह से कंबशन होता है, अगर हमने यहाँ पे इसकी लिमिटेड सप्लाई दे दी, लिमिटेड सप्लाई देने की वजह से इसका कंप्लीट कमीशन नहीं हो पाया, तो वहां पे हमें क्या मिलेगी, उसकी ब्लैक स्मोक हमें मिलेगी। उसके बाद क्या है, जो गैस होम इंक्लूड फॉर द एयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैस और केरोसिन है ना, वहां पे क्या होता है, एयर का इनलेट होता है, उनको सुफिशियंट ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इसीलिए वो क्या देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं, क्योंकि उनको वो है जो ऑक्सीजन है ना वो अच्छे से मिल रही है। उसके बाद इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैक, इट मींस द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल वाज गेटिंग वेस्टेड। अगर आपके जैसे देखते हैं ना, हम तो यही बोलते हैं हमारे घरों में कि जब भी बर्तन काले होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो गैस है ना वो खत्म होने वाली है, सिलेंडर है वो खत्म होने वाला है। हम तो अपने अंदाजे से बोलते हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, होल्स में मिट्टी वगैरह हो जाती है। फ्यूल सच एज कोयल पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। क्योंकि फ्यूल्स में क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, तो वहां पे हमें सल्फर और नाइट्रोजन के जो गैसेज है ना, ऑक्साइड है, वो मिल जाते हैं, SO2 हो गया जैसे हमारे पास। तो यहाँ से उनकी वजह से हमारे पास जो क्या होते हैं, ब्लैक है वो हो जाते हैं बर्तन, जब हमारे पास कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। तो ये वाला क्वेश्चन सही है कि अगर जो हमारे अटेंसिल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। उसके बाद क्या है कि कुछ है सब्सटेंस वो विद और विदाउट फ्लेम को के साथ होते हैं। तो देखो वुड और कोल स्टार्ट्स टू बर्न है, तो हमने देखा कैंडल भी है, कैंडल है वो फ्लेम के साथ बर्न होती है। और जो हम कोल और चारकोल अंगीठी में करते हैं वो कई बार रेड हो जाता है और हीट देता है हमें विदाउट फ्लेम के, व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। तो फ्लेम कब होगी, जब वहां पे गैसियस सब्सटेंस हम जलाएंगे। जैसे वुड और चारकोल हमने जलाया ना, तो वहां पे क्या है कि स्टार्टिंग में तो हमें फ्लेम दिखेगी, लेकिन उसके बाद वहां से हमें
फ्लेम नहीं दिखेगी। एल्यूमिनियस फ्लेम इज सीन, जब आप ये इसमें बस ये बताया कि अगर आप गैसीय सब्सटेंस को जलाओगे तो वहां पे हमें फ्लेम मिलेगी, अदरवाइज हमें वहां पे हीट मिल सकती है, हीट मिलेगी और वहां पे बिना फ्लेम के हमें मिलेगी। अगर हम सब्सटेंसेज हैं वो हमारे गैसीय सब्सटेंसेज नहीं है तब हमारे पास वो फ्लेम हमें नहीं मिलती। उसके बाद कोल पेट्रोलियम है, इसका जो ये फॉर्मेशन है ना वो हम क्लास 7 की जो यूनिट है उसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये तो बस सही वही चीज है कि ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज रह गई, अल्कोहल है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल है ये वाला हमारे पास अल्कोहल है, वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, इस वाले ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हटाओ, ये वाला ग्रुप है ना इसको लिखो CH3 OH है, ये किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OH में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो गया, मींस अल्कोहल है वो एसिड में चेंज हो गया। वो क्या, क्योंकि उसमें हमने क्या लिया है कि उसमें उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया है। अब वो एजेंट जैसे हमारे बीमा एजेंट होते हैं ना, वो बीमा करते हैं, तो जो जो कंपाउंड हमारे को ऑक्सीजन देंगे इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। मोस्टली क्या यूज किया जाता है, पोटासियम परमैंगनेट या तो पोटासियम डाइक्रोमेट है वो K2Cr2O7 है, या KMnO4 है कि पोटासियम परमैंगनेट होता है KMnO4 और ये होता है पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे यूज होते हैं। एजेंट का मतलब ही क्या होता है, दूसरों को कुछ देना, वो हमें बीमा दे के चले जाते हैं, तो ऐसे ही वहां पे ये वाले क्या करेंगे, दूसरों को ऑक्सीजन देंगे तो इनका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन तो दूसरों को दे दी। अब एडिशन रिएक्शन क्या होगा, जब हमारे पास अनसैचुरेटेड होंगे, मींस ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे हम हाइड्रोजन को ऐड करके सिंगल बॉन्ड तक ले आए, डबल बॉन्ड तक ले आए, या तो डबल बॉन्ड है उनमें हाइड्रोजन ऐड करके हम सिंगल बॉन्ड तक लेके आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच है पैलेडियम और निकल को हम कैटलिस्ट के जैसे यूज करेंगे। आर सब्सटेंस, जो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, देखो कैटलिस्ट का काम एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग चालू तो हो गई। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन में इंक्लूड हुए बिना रिएक्शन को क्या करेगा, उसके रेट को फास्ट करेगा, बस इतना सा काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका काम होता है रेट को इंक्रीज करना, जैसा हमने डाला वैसा ही हमें मिल जाएगा। substance that cause a reaction to occur proceed at different rate without the reaction itself being affected। खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस उसके रेट को वो करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन है ना वेजिटेबल ऑयल का, वहां पे हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, उनमें क्या होती है, अनसैचुरेटेड कार्बन होती है, और जो एनिमल फैट होते हैं उनमें सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान में रख सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, उनमें क्या होती है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, और एनिमल फैट में क्या होती है, सैचुरेटेड कार्बन चेन। कि जो कुछ वेजिटेबल होते हैं वो हेल्दी होते हैं, एनिमल फैट कंटेन फैटी एसिड सैचुरेटेड, तो एनिमल फैट क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, ये तो हमने यहाँ से भी देख लिया। विच आर सेड टू बी हार्मफुल होते हैं ये उसके लिए, और अनसैचुरेटेड होते हैं ना ऑयल, के ऑयल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम ये ऑयल है ना, ये जैसे भी ऑयल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, तो इसीलिए इनको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारे पास अनसैचुरेटेड एसिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं, उनको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। बाकी अगर हमारे पास सैचुरेटेड है तो वो क्या होते हैं, हमारी डेथ, हमारी जो हेल्थ होती है उसके लिए हार्मफुल होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि वहां पे, ये तो हमने वहां पे भी देखा ना, एक एच को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, वहां पे क्लोरीन लगा दिया। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब हम किसी भी एक एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दे दूसरे वाले एलिमेंट से, तब हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमने CH4 दे दिया, वैसे तो वो अनरिएक्टिव होती है, उनमें कोई भी रिएक्शन वो नहीं दिखाएंगी, लेकिन जब हम उनको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन की जो ये वाली रिएक्शन है बहुत फास्ट हो जाती है। तो वहां पे क्लोरीन क्या करेगा, देखो यहाँ पे CH4 था, एक H को रिप्लेस करके यहाँ पे Cl लगा दिया, और तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया H का किसके द्वारा, Cl के। तो तब हम वहां पे बोलते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक टाइप ऑफ एटम का दूसरे टाइप ऑफ एटम से डिस्प्लेस कर देना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विद हायर होमोलॉजियस सीरीज ऑफ एल्केन। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो हायर होमोलॉजियस सीरीज के ही मिलेंगे, मींस एक CH2 ग्रुप आपको वहां पे ऐड होता हुआ मिलेगा। बस सब्स्टिट्यूशन में मेनली यही याद रखो कि जब हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिस्प्लेस करेंगे, और जो हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, लेकिन जब हम उसको हीट लाइट में छोड़ देते हैं Cl2 के परसेंट में, तो वहां पे एक Cl है वो इसको डिस्प्लेस करेगा और साथ में HCl वहां से निकल जाएगा।
अब यहाँ पे देखो क्या है, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्यों है वो, क्योंकि वहां पे एडिशन हुआ है ना ऑक्सीजन का, अल्कोहल में हमने ऑक्सीजन डाला है, तभी तो वहां पे हमें क्या मिला है, हमें एसिड मिला है ना, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नोट। इथाइन लिया जाता है वेल्डिंग के लिए, याद रखना इसको, इथाइन लिया जाता है, मिथ इथ सेकंड वाला लिया जाता है, और साथ में ऑक्सीजन ली जाती है। लेकिन हम एयर को क्यों नहीं लेते, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन चाहिए हमें वेल्डिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा वो, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसेज होती है। स्पेसिफिकली हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही आए, तो इसीलिए इसको नहीं लिया जाता। उसके बाद दो कंपाउंड हमें इसके पढ़ने हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। कितना रह गया, थोड़ा ही। तो देखो इथेनॉल, सबसे पहले आपने पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टी, तो आपने सिंपल याद ही करनी पड़ेंगी। देखो रिएक्शन और प्रॉपर्टी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल ओल मीन्स क्या होगा, हमारे पास OH ग्रुप रहा होगा। मिथ इथ, इथ मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी, 2 होंगी, तो C और COH हो गया। उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट कर दो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आया, CH2OH, ये वाला इसका फॉर्मूला बन के आया है। तो उसके बाद क्या है, लिक्विड होता है ये रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। जितने भी हमारे पास अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं ना, उनमें इथेनॉल यूज होता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज ए गुड सोलवेंट, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, सिरप हो गए, टोनी मैनीटोनीज हो गई। मीन्स क्या कि ये एक गुड सोलवेंट है ना, इसकी वजह से ये किस में भी यूज होता है, बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होता है। जैसे हमारे पास टिंक्चर एडिशन हो गया, खांसी की दवाइयां होंगी। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काजेज ड्रंकनेस। जैसे हमारे पास क्या होता है, इसकी आदत लग जाएगी फिर, अगर डाइल्यूट इथेनॉल हम पीते हैं, जैसे ड्रिंक करता है कोई आदमी, तो उसको फिर इसकी एडिक्शन लग जाती है ना, तो वही चीज यहाँ पे बताइए। इवन दो दिस प्रैक्टिस इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, तो यहाँ पे ये देखा गया बहुत बार कि ऐसा ही होता है। इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, वो लीथल हो सकता है, मीन्स जान को खतरा हो सकता है उसमें। अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, प्योर इथेनॉल की लिया, अगर डाइल्यूट लोगे तो उसकी आदत पड़ेगी, और प्योर इथेनॉल तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कंजेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर लंबे समय तक हम ये वाली ड्रिंक करेंगे ना, ड्रिंक करेंगे, तो फिर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इन वाली रिएक्शन को आपने याद रखना है। इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ दी गई है, या ये हमारे पास इथेनॉल है और इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, दो इसके इक्विवेलेंट लिए ना, तो एक H यहाँ से गया, एक H दूसरे वाले इक्विवेलेंट से चला जाएगा, तो H2 तो गैस मिल गई, और ये 2 Na इसके साथ आके लग गए, तो यहाँ पे हमें सोडियम का साल्ट मिल गया, सोडियम इथोक्साइड। अगर हमने अल्कोहल को इसके साथ रिएक्ट करवाया ना सोडियम के साथ, तो वहाँ पे हमें H2 गैस मिलेगी। उसके बाद क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे देगा, ये यहाँ पे इसको ऐसे लिखो और उसको ऐसे लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, तो H2O तो निकल गया, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम हीट करेंगे ना इसको, तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमें एल्कीन मिल जाएगी, यहाँ पे हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। H2 है वो यहाँ से निकल जाएगा, और हमें अपने पास एल्कीन मिल जाएगी। मिथ इथ, यहाँ पे क्या होगा, ये इथेन हो जाएगा। यही था इसमें। उसके बाद क्या है, इथेनोइक एसिड, तो वहां पे भी सारी चीजें सेम है। इथेनोइक एसिड, मिथ इथ, इथ में नंबर ऑफ कार्बन 2 होती हैं, और ओइक एसिड के लिए ये वाला ग्रुप होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इथेनोइक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और किसकी कैटेगरी में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में है। और अगर हमने इसका 5 to 8% सोल्यूशन लिया है वाटर में, तो ये क्या कहलाएगा, विनेगार कहलाएगा, जो अचार में यूज किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये होगा, और दिस इज ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट अगर चेंज होता है, तो ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ये, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। दिस गिव राइज टू ए नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब बोलेंगे, जब कोल्ड में हमारा जो ये इथेनोइक एसिड है वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। विनेगार का सोल्यूशन याद रखना है, अगर हमने विनेगार किसको बोलेंगे, हम 5 to 8% सोल्यूशन है वो इथेनोइक एसिड का लिया है, तो उसको हम विनेगार बोलेंगे। ये किसके ग्रुप में आता है, ये वाला ग्रुप हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आता है ये। और ये जो वैसे तो देखो एसिड होएगा ये भी, लेकिन ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। जैसे हमारे पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये नहीं होते।
उसके बाद इसकी रिएक्शन दी गई है कि अगर हमने इथेनोइक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखाई है तो सिंपल होगा क्या, यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से H चला गया तो H2O हो गया, और ये वाला O है ना इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। OH इस देखो ये वाला था C डबल बॉन्ड O और ये O, और यहाँ से H2O चला गया तो हमारे पास ये वाला O रह गया और CH2 CH3, तो ये हमें मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं एस्टर, जिसमें ऑक्सीजन का लिंकेज होता है। तो आपने क्या याद रखना, जब भी एसिड और एल्कोहल मिलेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेंगे। एस्टर की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है, परफ्यूम में यूज होता है। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे ना, ट्रीट करेंगे, तो ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा, इथेनॉइक साइड में, और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेनिफिकेशन बोलते हैं, जो सोप में यूज होती है। क्या दिया सिंपल, जब हमने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को डाला साथ में तो वहां पे हमें एस्टर मिलेगा, और अब इस एस्टर का हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, इथेनोइक सोडियम साल्ट मिलेगा। जहाँ पे H है ना, यहाँ पे Na मिल जाएगा और साथ में हमें अल्कोहल मिल जाएगी। ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पेनिफिकेशन बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन, जहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ सोप में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन दिखाई गई है, तो देखो सेम चीज यही दिखाई गई है कि हमारे पास ये एस्टर बन गया। वहां से हमने देखा था कि जब हमने अल्कोहल और एसिड को मिलाया तो वहां से ये वाला एस्टर मिला है। अब जब हमने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो अल्कोहल मिल गया और सोडियम का साल्ट मिल गया, तो यही चीज यहाँ पे बताई है। अब हम इस इथेनोइक एसिड की अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, सोडियम का साल्ट मिलेगा, और साथ में H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, H2O तो निकल गया और ये हमें मिल गया। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन कार्बन, हाउ डू कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अगर कार्बोनेट हमने लिया है Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है हमने NaHCO3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट दोनों में सेम मिलेगा, साथ में हमें H2O मिल जाएगी, साथ में हमें CO2 मिल जाएगी। बाकी जो प्रोडक्ट दोनों में सेम रहेगा, सोडियम के साल्ट मिलेंगे हमें दोनों में ही। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक साल्ट मिलेगा, एक CO2 मिलेगी, एक वाटर मिलेगा, और ये जो साल्ट है ना इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम। इस वाले ग्रुप को हम एसीटेट बोलते हैं, ये वाला हमारा हो जाएगा। देखो इसको हमने एसिटिक एसिड बोल रहा है, तो इसमें से अगर यहाँ से H चला गया तो इसको हम बोलते थे एसिडेट। अगर यहाँ पे हमने सोडियम लगा दिया तो ये हो जाएगा सोडियम एसिटेट। उसके बाद क्या है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे देख सकते हैं। देखो अल्कोहल का अभी अभी हमने देखा है कि अल्कोहल क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट इनके साथ रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन करवाई है सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वहां पे हमें क्या गैस मिलेगी, CO2 गैस है वो देखने को मिलेगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि ऐसे हम इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या बोलेंगे, एजेंट फिर से विवाद आएगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। एक हमने पढ़ा था KMnO4 है और एक हमने पढ़ा था K2Cr2O7 है। उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया सोप सोर्स और डिटर्जेंट का। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास सोडियम होते हैं, सोप्स होती है ना वो कार्बोक्सिलिक साल्ट होती है, कार्बोक्सिलिक साल्ट होती है, और ये क्या होते हैं डिटर्जेंट सल्फोनिक साल्ट होते हैं। बस इतना ध्यान रखना आपने, कार्बोक्सिलिक सोप क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक साल्ट, डिटर्जेंट क्या होते हैं सल्फोनिक साल्ट। तो यहाँ पे इसको मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। देखो ये माई सेल्स वाला पूरा समझाती हूँ मैं आपको क्या होता है यहाँ पे। जैसे हमने लिया सोडियम का साल्ट, क्या लिया है हमने, जैसे हमने शोप ली है तो शोप में मैंने बोला कि आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे को एक कार्बन चेन मिलती है और यहाँ पे एक हमें सोडियम का साल्ट मिलता है, ऐसे करके। अब होता क्या है यहाँ पे, जो ये कार्बन चेन होती है ना ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक से आप क्या समझोगे, फोबिक मीन्स किसी चीज से फोबिया होना, है ना, ऐसे ही समझते हैं हम। फोबिक मीन्स फोबिया, फोबिया कहाँ से होगा, इसको पानी से होगा। तो ये वाली चेन है हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेटर्ड होती है, तो इसको पानी पसंद नहीं होता। और जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है इसको पानी पसंद होता है, इस वाले को पानी पसंद होता है। जैसे सिर होता है, सिर को हम पानी से धोते हैं ना, तो इसको पानी पसंद होता है, तो ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक। और ये क्या हो जाएगा, वाटर लविंग। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा है ना इसका, ये पानी के साथ रहना चाहेगा, और ये वाला हिस्सा है वो पानी से दूर जाना चाहेगा, चेन वाला। होता क्या है यहाँ पे, जैसे देखो मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास डस्ट पार्टिकल है, हमने साबुन लगाई है, साबुन लगाई तो हमें पता है कि जैसे ही हम साबुन लगाएंगे ना तो वहां पे पानी भी होएगा। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, इसको तो पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये वही इस पानी से अपोजिट जाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे अपोजिट जाएगा इस पानी के,
जो हमारी यहाँ इस साइड इधर साइड आ जाएगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पानी पसंद है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है जिसको हम बोलते हैं माइसिल। अब जब हम इस पे पानी डालेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप है डस्ट को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो यही चीज सेम यहाँ पे बताई गई है कि जो सोप मोलिक्यूल्स होते हैं दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है जो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक होता है जो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, और जो इसकी टेल होगी ना वो हाइड्रोफोबिक होगी, पानी से दूर जाना पसंद करेगी। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, बस हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक। फोबिक है तो ये पानी से दूर रहेगा, ये इसके साथ जाएगा, डस्ट के साथ जाएगा, तो जैसे हम पानी डालेंगे तो अब ये वापस चला जाएगा। तो देखो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी कि कैसे यहाँ पे ये बनता माइसिल। ये वाली चीज यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि यहाँ पे हमें माइसिल मिल जाएगा, माइसिल मिल जाएगा। और ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये माइसिल ऐसे बनाए ना, तो ये वाला हिस्सा तो पानी को पसंद करता है, तो जब ये पानी हम इस पे डालेंगे तो ये तो पानी को पसंद करेगा, तो ये तो पानी के साथ चला जाएगा। साथ में ये वाला हिस्सा डस्ट को पसंद करता है तो डस्ट को अपने साथ लेके चला जाएगा। तो यही वाला प्रोसेस होता है किसका, इनका, हमारे पास माइसेल फॉर्मेशन का। तो ये मैंने आपको समझा दिया। बस आपने क्या याद रखना कि एक हमारे पास इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो जो ये वाले टेल होती है ना, और ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक मींस, फोबिक मींस वाटर हेट करेगा, तो वाटर के हेट करेगा तो ये वाटर से दूर भागेगा, भागेगा तो ये डस्ट पे जाके चिपक जाएगा। दूसरा हिस्सा जो वाटर को पसंद करेगा तो वाटर की साइड जाएगा। तो ऐसा करके इसको हमने इसमें बनाई है। तो देखो बस यहाँ पे याद रखना, सोडियम साल्ट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट होते हैं वो सोप में होते हैं, और जो पोटास वो सल्फोनिक साल्ट होते हैं वो डिटर्जेंट में होते हैं। बाकी सारी चीज यही बताई गई है, बेशक से आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया क्या कि डिफिकल्ट इनसोल्यूबल सैंड आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास सोप है ना, वो किसके साथ रिएक्शन करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के साथ रिएक्शन करती है, तो वहाँ पे हमें एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है। तो आपने ये होता है कि हम आपने सुना होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से क्या होती है, किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के वजह से होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट होते हैं ना, उनकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। यहाँ पे इस वाली जो कई चीजें हैं ना, देखो ये यहाँ पे बोला कि सारी चीजें हम यहाँ पे सोप के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कई बार क्या होता है कि सोडियम और ये इसके साल्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे वहां पे, उसकी बजाय हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट यूज करेंगे, क्लीनिंग एजेंट के। जैसे डिटर्जेंट में सल्फोनिक साल्ट होते हैं या तो अमोनियम साल्ट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया था, मैं गलत भी करके आई थी, अभी 23 में आया था। पजल होके मैंने वहां पे ध्यान नहीं रहा कि जो सोप्स होती है ना उनमें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट होता है, डिटर्जेंट का आया था, तो मैंने वहां पे भी गलती से कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट ही लगा दिया था। तो डिटर्जेंट है वो किस में यूज होते हैं, क्या होंगे, किसके लिए यूज होंगे, क्लीजनिंग के लिए यूज होंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि क्या आप डिटर्जेंट को यूज करके बता सकते हो कि वाटर हार्ड है या नहीं, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है ना उसमें भी तो सल्फोनिक साल्ट होते हैं, वो भी इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, तो वहां पे इंसोल्यूबल पीपीटी है वो नहीं बन पाता। उसके बाद क्या है कि एडिंग द शोप दे बीट द क्लॉथ ऑन ए स्टोन, बीट इट मींस, बीट ही क्यों किया जाता है, क्योंकि वो माइशेल जो बनती है ना, फिर उसको वहां से हटाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसको बीटिंग की जाती है। तो बस हमारी जो ये यूनिट है वो भी फिनिश होती है। होपफुली मैं आपको समझा पाई हूँ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अब तो हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, कैम हमारी हो चुकी है, जो टॉपिक वाइज भी मैंने करवाए हुए हैं, तो आप प्ले लिस्ट जरूर विजिट करके देखा करो। एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज के नाम से मिलेगी, और एक एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज के नाम से मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी भी नए टॉपिक के साथ।